नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। आज ब्लैक बॉक्स में हम बात करने जा रहे हैं बिल्किस बानो की। गुजरात में 2002 दंगे के दौरान बिल्किस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा करने के राज्य सरकार के फैसले को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। फैसले के बाद बिल्किस के घर पर पटाखे फोड़े गए। बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि असल में आज मेरे लिए नया साल शुरू हुआ है। मेरी आंखें राहत के आंसुओं से भीग गई हैं। पिछले 1.5 साल में आज पहली बार मेरे चेहरे पर मुस्कान आई है। मैंने अपने बच्चों को गले लगाया और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सीने से पहाड़ जितना बड़ा पत्थर आज उतर गया है। अब मैं सांस ले पा रही हूँ। यही न्याय का एहसास है। इससे पहले फैसला सुनाते वक्त जस्टिस बीवी नागरिकता और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच से कहा कि सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है। पीड़ित की तकलीफ भी चिंता करनी होगी। बेंच ने कहा कि गुजरात सरकार को रिहाई का फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। उसने अपनी सत्ता और ताकत का दुरुपयोग किया है। वह दोषियों को कैसे माफ कर सकती है। सुनवाई महाराष्ट्र में हुई है तो रिहाई पर फैसला भी वहीं की सरकार करेगी। जिस राज्य में अपराध पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, उन्हीं 2 दोषियों की माफी याचिका पर फैसला लेने का अधिकार है। इस कमेंट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में जस्टिस अजय रस्तोगी के उस फैसले को भी रद्द कर दिया जिसमें 11 दोषियों को गुजरात सरकार से शीघ्र माफी के लिए अपील करने की अनुमति दी गई थी। गुजरात सरकार ने इन्हें 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया था। बेंच ने सभी 11 दोषियों को 2 सप्ताह में सरेंडर करने का कहा है और बिल्किस के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ 30 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई थी। पहली याचिका में 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए उन्हें तुरंत वापस जेल भेजने की मांग की गई थी। दूसरी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के मई में दिए आदेश पर विचार करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा था कि दोषियों की रिहाई पर फैसला गुजरात सरकार करेगी। बिल्किस बानो ने कहा कि जब केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चल रहा था, फिर गुजरात सरकार फैसला कैसे ले सकती है। केस में सभी 11 दोषी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रिहा कर दिए गए थे और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं प्रकाश सक्सेना जी। प्रकाश सक्सेना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी नमस्कार। प्रकाश सक्सेना जी, बिल्किस बानो केस का फैसला सामने आया है। इसमें कहा गया है 11 दोषियों को वापस से सजा हो गई है और साथ ही साथ एक और चीज निकल के आई है कि गुजरात सरकार ने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो और गंभीर मामला ये है कि इसका सरकार का इस मामले में शामिल होना। जी, क्योंकि वैसे आप देखें दूसरे मामलों में आप इन राजनेताओं के बयान सुनेंगे कि कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा जी। लेकिन पिछले काफी सालों से हम देख रहे हैं कि कुछ विशिष्ट दलों के लोगों के लिए पूरी सरकार उनको बचाने में जुट जाती है। जी। तो यहाँ गंभीर मामला। अच्छा, आप देखिए संविधान ने जो आम नागरिक को अधिकार दिए हैं, उन्होंने ये मान के चला कि सरकार के विरुद्ध है। जो 3 स्तंभ चौथापन मीडिया को मानते हैं जी। ये सरकार निरंकुश ना हो जाए, इसलिए चेक एंड बैलेंस के लिए 4 स्तंभों की कल्पना की। 3 तो कानूनी है स्तंभ और एक मीडिया जिसको माना जाता है जी। लेकिन जब यहाँ सरकार उसी तरह का काम कर रही है, एक माफिया की तरह, तो ये और गंभीर प्रश्न हो जाता है। जी। सरकार ने न केवल इन अपराधियों को प्रोटेक्शन में जो भी इनको बचाने में जो भूमिका उसकी रही है, वो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सख्त टिप्पणी जो रही है कि ये धोखाधड़ी का अनोखा मामला है। बिल्कुल। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ टिप्पणी की है कि उसने तथ्य छिपाए हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ धोखाधड़ी की है। जी बिल्कुल। उसको मिस इंटरप्रेट किया गया उसको। बिल्कुल। तो इसलिए ये गंभीर मामला बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि गंभीर मामला बनता है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ इस केस के बारे में। जैसा ये केस है बिल्किस बानो का गैंगरेप केस, इसमें 11 दोषियों को वापस से सजा हो जाएगी।
अब यहाँ पर वापस से सजा होने की बात हुई है और इसमें बिल्किस बानो का कहना है कि जब सारी सुनवाई महाराष्ट्र में हो रही थी तो फिर गुजरात सरकार का फैसला कैसे सामने आ गया, यानी कि उस वक्त 11 दोषियों को कैसे रिहा कर दिया गया था। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि मतलब सत्ता का इस तरह दुरुपयोग किया गया कि दोषियों को भी माफ कर दिया गया था। जी, यही मुख्य प्रश्न है। और जब अभी जब ये अपने जो 17 महीने पहले इसने याचिका फिर से की इसके खिलाफ लगाई जी, जो छूट के खिलाफ बिल्किस बानो और उसके साथ अन्य एक्टिविस्ट ने, जी, तो उसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा तो तभी उन्होंने जब उसका ऑब्जर्वेशन किया तो उनको ये धोखाधड़ी समझ में आई। बिल्कुल। उसमें हुआ था कि उसमें जो दोषी नंबर 3 था राधेश्याम जी, उसने रिमिशन पॉलिसी होती है जो इन लोगों को स्वतंत्रता संग्राम, ये स्वतंत्रता दिवस और ये गणतंत्र दिवस वगैरह पे ये छूट दी जाती हैं। जी, जी, तो उस पॉलिसी के तहत उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के सामने पहले आवेदन पेश किया। मतलब वो जानते थे कि उनको छूट मिलेगी महाराष्ट्र सरकार से। तो महाराष्ट्र सरकार ने उनसे उस आवेदन को खारिज कर दिया। जी, फिर वो राधेश्याम सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन वहां पर उसने तथ्य छिपाए कि महाराष्ट्र सरकार ने उसके इस आवेदन को खारिज कर दिया। तो पहली धोखाधड़ी ये बिल्कुल है ना। तो पहले तो उसने सुप्रीम कोर्ट से तथ्य छिपाए कि महाराष्ट्र सरकार ने उसके आवेदन को खारिज कर दिया। जी, फिर सुप्रीम कोर्ट गए लोग, वहां गुजरात सरकार ने भी इस तथ्य को छिपाया जी, कि ये जो छूट देने का अधिकार महाराष्ट्र सरकार का है, गुजरात सरकार का नहीं है। महाराष्ट्र सरकार इसमें एक चीज और हुई है जी, कि जो रिमिशन पॉलिसी है उसमें इनको ज्यादा छूट मिल सके जी, तो उसके लिए इसको कि साहब अपराध जब हुआ था उस समय 92 की रिमिशन पॉलिसी लागू होती है। बिल्कुल। तो ये महाराष्ट्र सरकार की ओर से उनके सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिमिशन नीति बदल चुकी है जी, इसलिए 1992 की पॉलिसी का पालन किया जाए। और ये गुजरात में हुआ था, है ना। इस पर 13 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात को फैसला लेने के लिए कह दिया। जी, बिल्कुल। तो गुजरात सरकार ने उसका फायदा उठाते हुए न केवल राधेश्याम को बल्कि जो 11 और दोषी भी थे जी, उन सबको 15 अगस्त 22 को रिहा कर दिया। बिल्कुल। तो इसमें गुजरात सरकार ने और राधेश्याम जो था उसने तथ्यों को छिपाया। जी, तो अब जब बिल्किस बानो इसके खिलाफ याचिका में गई तब सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑब्जर्वेशन किया तो उसने पाया कि उनके साथ धोखाधड़ी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं बताया कि माफी का अधिकार उसका नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार का है, मतलब ये तथ्य उसने छिपाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने मई 2022 के फैसले को रद्द किया जी, और इन लोगों की सजा निरस्त करके इसको महाराष्ट्र सरकार के ऊपर छोड़ दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब इनके पास महाराष्ट्र सरकार के पास जाने का ऑप्शन है, वहां भी भाजपा की समर्थन वाली सरकार है। तो समस्या ये है कि यदि राजनीतिक दल या सामाजिक संगठन जी, विक्षिप्त रूप से महिलाओं के इतने गंभीर अपराध के दोषियों को बचाने पे तुल जाएंगे तो अभी भी हम कुछ कह नहीं सकते। फिर फिलहाल तो वो वापिस जेल जाएंगे जी, पर अब ये महाराष्ट्र सरकार के ऊपर छोड़ा गया है। तो क्या फैसला ले? बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और देखिए कहा जा रहा है और लोगों में भी ये मैसेज दौड़ता हुआ नज़र आ रहा है कि राजनीतिक दल, कुछ राजनीतिक दल जो हैं वो धर्म के नाम पर दोषियों को भी सज़ा नहीं दे रहे हैं, यानी कि अब धर्म के नाम पर कह सकते हैं कि पार्शलिटी होती नज़र आ रही है। जैसे अभी हमने एक केस देखा जिसमें BHUIT की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ है, उसमें कुछ ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्वॉल्व नज़र आए थे। बहुत से ऐसे, मुझे लगता है बहुत से ऐसे केस होंगे जिसके बारे में मीडिया में खबर भी नहीं आती होगी और कुछ कह सकती हूँ कि नेता कह सकते हैं राजनीतिक दबाव के चलते ये बहुत सी खबरें हमारे तक पहुँच भी नहीं पाती होंगी और जो पीड़ित रहते हैं वो जस के तस रखे रह जाते हैं। तो राजनीति के चलते जो दोषी हैं उनको सज़ा नहीं मिल पा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी, मैं आपसे BHU का जिक्र करने ही वाला था। जी, उस छात्रा के साथ जो हुआ उसको किस तरह से उन अपराधियों को बचाया, मध्य प्रदेश में वो चुनाव प्रचार में शामिल हुए, जी, वापिस गए तो अभी भी सरकारी तंत्र किस तरह से बचाने में उनको लगा हुआ है। जी, जैसे हमारे देश में हम धर्म की बात कर रहे हैं और महिला जो अस्मिता है वो कोई मायने नहीं रखती।
मुझे तो जनता के मूड स्विंग हो रहा है जनता में, जो कराया जा रहा है, एक इन्फ्लुएंस, एक बहुत बड़ा धन जी लोगों के माइंड सेट को बदलने के लिए लग रहा है। जो प्रचार नीति, प्रचार का जो चमक धमक है, उससे प्रभावित हो रहा है। धर्म के नाम से अधर्म के सबसे बड़ा गंभीर बात जो मुझे दिखती है कि मैं भी सनातनी हिंदू धर्म का, पर इस धर्म के नाम से जो अधर्म रचा जा रहा है जी, और इतने मास लेवल पर लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये बड़ी विक्षिप्तता आ रही है समाज में। अभी वो अपने प्रसिद्ध गीतकार हैं जावेद साहब ने भी जो अभी एनिमल फिल्म आई है जी जी, इस पर जो टिप्पणी की है कि ये फिल्में हिट हो रही हैं, जो बना रहा वो तो दोषी होगा ही होगा कि वो बना रहा इस तरह की फिल्में जिसमें महिलाओं के साथ इतना अपमानजनक दृश्य फिल्माए गए। मैंने तो नहीं देखी, पर जो समीक्षाएं हुई हैं जी जी, इतने अपमानजनक दृश्य अपना उसमें फिल्माए गए हैं, तो वो बनाने वाले तो अपनी जगह दोषी हैं, वो तो बिजनेस के लिए बना रहे हैं। पर यदि समाज में उनको मान्यता मिल रही है, वो हिट हो रही हैं, तो आप देखिए कि समाज में कितना बुरी दिशा में जा रहा है समाज, विक्षिप्तता की ओर जा रहा है समाज। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल, आप बिल्किस बानो के मामले में देखिए कितना विभत्स अत्याचार था। इनके दोषियों को तो हम धर्म को एक तरफ रखो आप जी, क्योंकि हमारा संविधान जो आर्टिकल 15 है वो लैंगिक, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी तरह का भेदभाव स्वीकार नहीं करता। और यही बात सुप्रीम कोर्ट की जो माननीय जस्टिस हैं इन्होंने भी कही है कि समाज करता होगा पर संविधान नहीं कर सकता भेदभाव। जी बिल्कुल, पर समाज में ये भेदभाव समाज का गलत दिशा में जाने के और बताता है कि ये गंभीर विषय है, क्योंकि बहन बेटियां सबके घरों में हैं, महिलाएं सबके घरों में। हम वो मीट मूवमेंट चलता है कि यदि 20, 25, 50 साल पुराने आरोप को भी सही मान ले रहे थे एक तरफ, मतलब एक पूरा माहौल एक समय देश में ऐसा बन गया था कि किसी ने आरोप लगाया तो उसको बड़ी गंभीरता से, और उस व्यक्ति को आप देखिए एक पत्रकार थे जो मंत्री रहे थे मोदी सरकार में, अल्पसंख्यक वर्ग के थे, तो उनको तो इस्तीफा देना पड़ गया था। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे से गंभीर अपराधों के आरोपी अभी भी पद पे बने रहते हैं। ये दोहरे मापदंड जो चल रहे हैं जी, ये बहुत चिंता का विषय है। बिल्कुल, आपने सही कहा। धर्म की बात करते हैं और राम जी का मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो मुझे राम जी का वो प्रसंग याद आता है कि माता अहिल्या वाला, है ना, जिसमें एक चरित्रहीन राजा था, देवताओं का राजा इंद्र, उसकी चरित्रहीनता, चंद्रमा के चरित्र पे जो कलंक है, उसका शिकार वो गौतम ऋषि की पत्नी हुई थी, माता अहिल्या। उनका दोष नहीं था, लेकिन वो शापित रही थी, कितने वर्षों तक वो पत्थर की बनी रही। तो श्री राम ने उनका उद्धार किया था। जी बिल्कुल, मतलब श्री राम महिलाओं के उद्धारक के रूप में भी उनका चरित्र सामने आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ उन्हीं श्री राम के नाम से ये अधर्म रचा जा रहा है। ये लोगों को सोचना पड़ेगा, जो वास्तव में धर्मावलंबी लोग हैं उन्हें अपने धर्म को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। हमारा धर्म की गलत पहचान बन रही दुनिया में, बिल्कुल, हमें उसकी चिंता ज्यादा है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि धर्म के नाम पर धर्म को बचाने के लिए लोगों को आगे आना पड़ेगा। देखिए, तमाम राजनीतिक दल धर्म को बचाने के लिए जरूर आगे आ रहे हैं, लेकिन जो धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं उनके लिए कुछ भी होता नहीं दिख रहा है। प्रकाश सक्सेना जी, ये बड़ी बात है, यही चिंता का विषय है जी। और देखिए, जैसे कि हमने अभी बीएचयू का जिक्र किया, अभी बिल्किस बानो का ये केस सामने आया है, और ये जो केस, ये हाईलाइटेड केस हमारे सामने आए और इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। अभी अगर हम किसी शहर की बात करें, किसी कस्बे की बात करें या किसी गांव की बात करें, तो अभी भी दोषी जो है वो बुलंद तरीके से घूमते हुए आपको दिखेंगे, क्योंकि उनके ऊपर दबाव बनाने वाला जो पीड़ित है उन पर दबाव बनाने, अभी भी देखिए महिलाओं की अगर बात करें हम भारत देश में, तो महिलाओं की स्थिति अभी भी कुछ सही नहीं हुई है। भले यहाँ पर बात हो रही होगी कि महिलाओं को इतने प्रतिशत दे दिया जाए, आरक्षण दे दिया जाए, लेकिन अभी भी स्थिति महिलाओं की देखें तो सुधरी हुई नहीं नजर आ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? असल में ये सिर्फ वोट पाने का एक एजेंडा भर रह गया है। महिलाओं के प्रति जो सरकार की नीति आ रही है, कोई भी राजनीतिक दल गंभीर नहीं है। सब में आप दोहरापन देखेंगे। मैं तो आरटीआई की लड़ाई भी लड़ता हूँ। जो एक छवि निर्माण वाला विभाग है, वहाँ महिलाओं के लिए जो विशाखा गाइडलाइन के अंतर्गत समिति होती है वो गठन नहीं किया गया है।
आप उसके अलावा भी देखेंगे, अभी महिला पत्रकारों की जो अभी मृत्यु हुई थी, उस पर 4 लाख का मुआवजा का मामला था। उनसे भेदभाव किया गया था, मैंने कुछ लड़ाई लड़ी तो फिर बाद में वो चालू हुआ। तो नीतिगत, यदि सरकार के नीतिगत यदि आप मामले निकालेंगे तो वहाँ भेदभाव अभी भी है। प्रचार में महिलाओं को ऐसा लग रहा है जैसे वो उनको बहुत देवी की तरह पूजा जा रहा, पर वास्तविक स्थिति ये नहीं है। उनको आज भी बराबरी का दर्जा देने में दिक्कत है लोगों को। आरक्षण जो बात आप कर रही हैं वो भविष्य में होगा, अभी हुआ नहीं है। जी बिल्कुल। तो ये गंभीर, ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर भी ये चीजें हैं। राजनीति में तो विक्षिप्तता आप देख ही रही हैं। जी बिल्कुल, है ना। आप एक छोटा सा मैं उदाहरण लूं, एक वो उत्तर प्रदेश के स्वर्गीय मुख्यमंत्री, अब क्योंकि स्वर्गीय हो गए इसलिए मैं नाम लेंगे, पर आप समझ सकती हैं कि वो लड़के हैं, छेड़खानी कर जाते हैं। ये उनके इस बयान को सत्तारूढ़ पार्टी उपयोग में लाती है, लेकिन उनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित भी करती है। तो नैतिकता का दोहरापन हमें दोनों तरफ दिखाई देता है। बिल्कुल, हमें इस पे सख्ती से इसको लागू करना चाहिए। महिलाओं, लड़के कुछ भी कर लें, उनके ऊपर उतने गंभीर वो नहीं होते हैं, और महिला से छोटी मोटी गलती भी हो जाती तो उसे अक्षम्य माना जाता है। ये जो है हमारा संविधान तो बराबरी का दर्जा देता है, और संविधान को लागू कराने की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी की भी होती है। तो समस्या ये है कि जब जनता ही प्रभावित होगी इनसे और भर भर के वोट देगी तो ये परिवर्तन नहीं आ सकता। ये समाज की विद्रुपताएं, जो विक्षिप्तताएं हैं, इनके खिलाफ जन जागरूकता बड़े लेवल पे चालू करना जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन वो इस समय जो दौर चल रहा है बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। बिल्कुल, बहुत मुश्किल दौर दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ बात होती है महिलाओं को आगे बढ़ाने की, और वही दूसरी तरफ देखा जाए तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि महिलाओं के वो आगे बढ़ाने वाली बात जो है वो बहुत ही पीछे चली जाती है और दबती हुई दिखती है। एक आखिरी सवाल, उसका जवाब मैं चाहूँगी प्रकाश सक्सेना जी। ये जो बिल्किस बानो का ये जो फैसला आया है उसमें 11 दोषियों को फिर से जेल भेजा जाएगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि अब महाराष्ट्र सरकार के अंडर में सारी चीज़ें आ गई हैं, फैसला उधर के आया है कि 11 दोषियों को फिर से जेल भेजेंगे, तो 11 दोषी जेल जाएंगे। आपको क्या लगता है आगे और कुछ हो सकता है इसमें? जैसा अभी तक जो सरकार की नीतियां दिखाई दे रही हैं वो अपने अपराधियों को बचाती नजर आई है जी। ये तो महिला अपराध है। आप इससे अलग हटके, अभी कुछ दिन पहले अब एक जज की गाड़ी छीनने का मामला था, एक संगठन से जुड़े लोग थे, तो सरकार उतर आई, आम लोगों के पक्ष में नहीं उतरती। वो आम लोगों के पक्ष में इस तरह से बचाव में नहीं उतरती। लेकिन कोई संगठन, एक उज्जैन में एक प्रोफेसर सबरवाल की हत्या हुई थी, तो उस पे नागपुर हाईकोर्ट की गंभीर टिप्पणी थी कि अभियोजन पक्ष ने उसको केस कोई मजबूत नहीं बनाया था, तो मजबूरी में छोड़ना पड़ा था। तो जो सरकार जब बचाव में उतरती है तो ये चिंता का विषय है कि सरकार जैसे वो सबको अपने, जैसे आप देखेंगे ये सरकार उनके पक्ष में नहीं आती। कितने गरीब हैं जिनके 100, 200, 500 रुपए तो मुचलके पे वो छूट सकते, ऐसे लाखों करोड़ों लोग अभी भी जेलों में सड़ रहे हैं। बिल्कुल। वो कभी उनके बचाव में नहीं आई कि उन लोगों की सजा को माफी दी जाए। ऐसे निर्दोष लोग कब से जेलों में सड़ रहे हैं, उनके लिए आए। कई ऐसे मसले आपको मिल जाएंगे जिसमें निरीह लोग, छोटे मोटे अपराध वाले लोग जेलों में सड़ रहे हैं। लेकिन वो राजनीतिक अपराधी, जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके बचाव में आ जाती है। इसमें उनके पक्ष में उनकी एक IT सेल काम करने लगती है। एक बीजेपी की अल्पसंख्यक एक नेत्री हैं, उनकी टिप्पणी किसी अखबार में छपी थी। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री से हटके विश्व हिंदू परिषद पे डाला, विश्व हिंदू परिषद से नाराज हो गया। हम कह रहे हैं दोनों के लिए गलत चीज है। यदि धर्म के आधार पर भी ऐसे अपराधियों को बचाया जा रहा है, गलत। हमारे सनातन धर्म में ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं है कि बलात्कारियों को संस्कारी कहा गया हो। आप कोई भी एक हमारे कोई धार्मिक ग्रंथ बता दीजिए जिसमें बलात्कारियों को संस्कारी बताया गया हो। बिल्कुल। ये जो संस्कारीकरण हो रहा है ये हमारे धर्म, हमारे समाज को गलत दिशा में ले जा रहा है। ये चिंता का विषय है। बिल्कुल चिंता का विषय है। और मुझे आपने जो पूछा कि इनका क्या होगा, तो सरकार आगे कुछ भी कर सकती है क्योंकि वो सत्ता में है, ताकत में है। जब वो अभी तक करती आई है उसे इस बात की चिंता नहीं है कि जनता पे इसका क्या असर पड़ेगा, तो आगे भी क्यों चिंता करेगी, उसे वोट तो मिल रहे हैं ना। बिल्कुल, आपने सही कहा। और
बहुत गंभीर विषय है, इन विषयों पर विचार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक लड़ाई इतनी ज़्यादा है कि राजनीतिक लड़ाई के चक्कर में जो आम जनता है वो बहुत गंभीर स्थितियों में गुजरती हुई दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो गुजरात में 2002 दंगों के दौरान बिल्किस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा करने के राज्य सरकार के फैसले को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है और फैसले के बाद बिल्किस के घर पर पटाखे फूटे हैं। अब 11 दोषी वापस से जेल जाने वाले हैं। अब महाराष्ट्र सरकार के अंडर में सारी चीजें हैं, महाराष्ट्र सरकार अब इसको हैंडल करेगी आगे, क्योंकि इसमें देखा गया है कि दोषियों को प्रोटेक्ट करने का शुरू से सिलसिला चला आ रहा है। 2002 की बात करें उससे दोषियों को हमेशा से प्रोटेक्ट करने का सिलसिला शुरू है। अब यहाँ पर 11 दोषी वापस से जेल जाने वाले हैं। आगे भी कुछ हो सकता है, ये देखने वाले होगी और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जब 11 दोषी जेल में जाएंगे उसके बाद सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है या फिर वास्तव में जो दोषी हैं उनको सजा दिलाती है। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।